आज इतिहास में हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। जो ये आंदोलन था, ये आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उन मुद्दों पे मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कशन किया था। जिसने वो नहीं देखा वो देख लेना, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे जो आंदोलन था किस प्रकार चला, क्या क्या गतिविधियां हुई, और जो भारत सरकार का रुख था, जो अंग्रेज सरकार थी उस टाइम, उसका रुख क्या रहा, वो सारी डिटेल्स हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसको अंग्रेजी में अगर हम देखें तो उसको अंग्रेजी में बोला जाएगा क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये वही आंदोलन है जिसमें गांधी जी ने सबसे पहले कौन सा नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। मतलब अब तो भाई इनको यहाँ से भगा के छोड़ेंगे हम, या तो हम करेंगे या मरेंगे, ये नारा दिया था, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, वो शुरुआत उसकी कब होती है? उसकी शुरुआत होती है 8 अगस्त को। अब कोई आंदोलन शुरू हो रहा है तो उसको ऑफिशियली कहीं से अनाउंस करना पड़ेगा ना कि ये आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं। तो वो कौन करेगा? कांग्रेस अनाउंस करेगी, कांग्रेस की बैठक होगी। और वो कौन सी बैठक थी जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट आपका शुरू किया गया, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ठीक है ना। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो थी, जो कांग्रेस के लोग थे, की बैठक हुई कहाँ पर? ग्वालियर टैंक, मुंबई में, इस स्थान का नाम है। यहाँ पर आपकी मीटिंग हुई कांग्रेस की। और इन्होंने ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित इस बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया तथा घोषणा की। अब जो 8 अगस्त 1942 की इनकी बैठक हुई थी, इसमें उन्होंने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का ऑफिशियली इन्होंने आगाज किया एक तरीके से, ठीक है, 8 अगस्त को। और साथ में कुछ चीज़ें भी बोली, जो आपका प्रस्ताव उन्होंने पारित किया होगा, वहाँ पर बातें बोली होंगी उसमें। एक तो ये था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो मेन बात हो गई। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें बोली वो देखो। भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए। इन्होंने कहा बेटा बहुत हो गया, आप डोमिनिस्ट्रेटर्स बोल रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए। आप तुरंत ही आप क्या करो, अपना भारत छोड़ो, ठीक है। अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। पहले तो डिमांड करेगी अंग्रेजों आप चले जाओ, और इन्होंने फिर कहा कि जब अंग्रेज चले जाएंगे, अगर अगर हम आंदोलन करेंगे और चले गए, तो उसके बाद कुछ समय के लिए स्थायी नॉन परमानेंट गवर्नमेंट बनाई जाएगी। इलेक्शन होंगे, आपकी नई सरकार बनेगी, तब तक कुछ तो चाहिए ना व्यवस्था, राज व्यवस्था। अब अंग्रेज चले गए तो अचानक छोड़ गए, तो यहाँ की राज व्यवस्था चलाने के लिए कुछ लोग तो चाहिए। तो एक अंतरिम सरकार बनी जाएगी, मतलब एक अस्थायी सरकार बनी जाएगी, जब तक कि आपका एक नई सरकार चुनकर नहीं आ जाती, ठीक है। हुआ भी ऐसा ही आज़ादी के बाद। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया जाएगा। मतलब जो ब्रिटिश शासन है वो भारत छोड़ेंगे, इस पे, इसके लिए उन पर दबाव डालने के लिए आपका जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था वो स्टार्ट किया जाएगा, उसको समर्थन दिया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा कर रहे हैं हम, कानून की अवज्ञा, समझ रहे हो ना, नमक सत्याग्रह याद है, जब आपका कानून तोड़ा था गांधी जी ने, ठीक है ना, उसी प्रकार का आंदोलन। गांधी जी को संघर्ष का नेता घोषित किया गया। अब कहा कि गांधी जी बहुत ही फेमस, बहुत ही एक बड़ा नाम हो गया था उस समय तक, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति जो भारत में गांधी जी की बात सुनता था, तो उन्होंने कांग्रेस जो कमेटी थी, जो बैठक थी, इसमें बोला कि भाई जो ये आंदोलन होगा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, इसका बागडोर या इस संघर्ष की मतलब नेतृत्व किसको दिया जाएगा? वो महात्मा गांधी को दिया जाएगा, ठीक है। अब महात्मा गांधी को हमने नेतृत्व दे दिया, अब महात्मा गांधी की क्या जिम्मेदारी बनती है? अगर ये आंदोलन शुरू हो रहा है तो महात्मा गांधी, जो तरह तरह के लोग हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ सैनिक हैं, कुछ सरकारी सेवक, आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, उनको ये समझाना ज़रूरी है ना। एक आंदोलन शुरू हो रहा है तो आप लोगों से ये तो बताओगे पहले कि आपकी जिम्मेदारी क्या है इस आंदोलन के प्रति। तो जो गांधी जी हैं एज अ लीडर, एज अ आपका कहेंगे कि जो संघर्ष के एक तरीके से शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उन्होंने विभिन्न वर्ग के लोगों को संदेश दिया कि आपको ये करना है आंदोलन को समर्थन देने के लिए, ठीक है। तो वो क्या क्या है देख लो। पहले जो सरकारी सर्वेंट है, जो आपके सरकारी सेवक थे, जो सरकारी नौकरी में बैठे हैं लोग, उनसे क्या कहा गांधी जी ने? उनसे कहा कि भैया आपको त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, त्यागपत्र नहीं दें, बल्कि कांग्रेस से अपनी राजभक्ति घोषित करें, लेकिन ये बताएं सबको कि हम कांग्रेस के साथ हैं, आपको त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है आंदोलन को समर्थन करने के लिए, ठीक है। दूसरा जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उनसे क्या कहा? सेना से त्यागपत्र नहीं दें, किंतु अपने सहयोगियों एवं भारतीयों पर गोली नहीं चलाएं। उन्होंने कहा ठीक है आप सेना में हो, लेकिन अगर आपको ब्रिटिश सरकार बोलती है कि भारतीयों पे, आपके साथियों पे गोली चलाएं, तो आप नहीं चलाएंगे। अगला जो छात्र थे, उनसे क्या बोला गांधी जी ने? उनसे बोला यदि आत्मविश्वास हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आत्मविश्वास की भावना हो, तो शिक्षण संस्थानों में जाना बंद कर दें तथा पढ़ाई छोड़ दें। अब उन्होंने दबाव नहीं डाला, उन्होंने आपका जो स्टूडेंट उन्होंने बोला कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो आप पढ़ाई छोड़ दें, स्कूलों से बाहर आए और आंदोलन में हिस्सा लें, ठीक है। जो कृषक वगैरह था, जो किसान थे, उनसे क्या बोला गया? देखो ऐसा था ना, ऐसी व्यवस्था थी, जमींदार होता था, जमींदार माने इसका ज़मीन है, ठीक है ना। एक जमींदार होगा, उसके बहुत सारी ज़मीन होगी, उन ज़मीनों में जो काम कर रहा है व्यक्ति, उसको किसान बोलेंगे। कुछ किसानों की अपनी ज़मीन भी होती थी, लेकिन अधिकतर जो किसान थे वो जमींदार के अंदर ही काम करते थे। जमींदार माने एक व्यक्ति होगा जिसका ज़मीन होगी, जमींदार तभी तो हो। और जो उन खेतों में काम करवाएगा जिनसे, वो उनको आपका किसान बोलेंगे। तो किसान किसके अंदर है फिलहाल? जमींदारों के अंदर।
तो जो कृषक हैं, जो किसान हैं, उनको आपका गांधी जी ने क्या उपदेश दिया? उनसे कहा यदि जो जमींदार है, जो ज़मीन का मालिक है, यदि जमींदार सरकार विरोधी हो तो पारस्परिक सहमति के आधार पर तय किया गया लगान अदा करते रहें। मतलब अगर जो जमींदार है वो सरकार विरोधी है, आपका ब्रिटिश सरकार की विरोधी है, तो आप कृषक और जो जमींदार हैं दोनों आपस में मिलके जो समझौते से आपका लगान देने की बात हुई है, कृषक आपका जमींदार को लगान देंगे ना, वो देते रहें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि आपका जो जमींदार है सरकार समर्थक है, वो ब्रिटिश सरकार का समर्थक है, तो उसको किसी प्रकार लगान न दे, ऐसा इन्होंने कहा कृषकों से। आप ऐसा करेंगे तो हम समझेंगे कि आप आंदोलन का हिस्सा हैं, ठीक है ना। ये है राजे महाराजे, जो आपके प्रिंसेस थे, आपके जो यहाँ पे राजे रजवाड़े भी तो थे, जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे, वहाँ पे जो आपके प्रिंसेस बैठे हुए, उनको क्या उपदेश दिया? उनसे बोला कि जनता का सहयोग करें। अगर उनके राज्य में जनता ब्रिटिश सरकार के आगे आंदोलन कर रही है, बोल रही है, तो राजे रजवाड़े ऐसा नहीं कि उनको दबा दे, उनका समर्थन करे, ये उनसे निवेदन किया, ठीक है। देसी रियासतों के लोगों, आप देखो जो देसी रियासत है ना, जो प्रिंसली स्टेट है, उसका एक प्रिंस होगा, उससे तो कहा कि भैया लोगों का समर्थन करो। दूसरी बात, जो उस प्रिंसली स्टेट या उस आपके कहेंगे कि जो प्रदेश है जहाँ का राजा है, उसकी जनता से क्या कहा गांधी जी ने? उसकी जनता से कहा भाई शासकों का सहयोग तभी करें जब वे सरकार विरोधी हों तथा, उसको हों लिख देना, हों तथा सभी स्वयं को राष्ट्र का एक अंग को घोषित करें। एक मिनट को। तो उन्होंने उनसे कहा जनता से कि भैया अगर आपका जो राजा है वो सरकार विरोधी है तो उसकी आप समर्थन करो, अगर वो सरकार विरोधी नहीं है तो उसका विरोध करो। सिंपल सी बात ये कही, ठीक है। अब देखो इस मौके पर ना, जब ये गांधी जी ने लोगों को ये करने को कहा, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया इतिहास में, भारत के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट नारा, जो है करो या मरो, डू और डाई। उन्होंने कहा बेटा अब तो हमें आ गया है, या तो हम आज़ादी लेंगे या मरेंगे। ये नारा गांधी जी ने दिया इस उपलक्ष्य पर, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, 8 अगस्त को ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और 9 अगस्त को ही आपके जो कांग्रेस के हैं और जो विभिन्न दलों के बड़े बड़े नेता, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम, देखो आंदोलन का प्रसार, आखिर ये जो स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट, जो आपका इतनी चीज़ें जो कांग्रेस ने कह दी, गांधी जी ने कह दी, तो लोगों ने इसको किस तरीके से फॉलो किया, ये जो आंदोलन आपका किस हद तक आपका जो है ये स्प्रेड या फैला, ठीक है। एक मिनट, चलो ठीक। तो 9 अगस्त को प्रातः ही सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना दिया गया तथा अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया। समझो इतना बड़ा आंदोलन है एक तो अंग्रेज क्या है, बिल्कुल रिस्क लेना चाह रहे थे। जिस दिन ये आंदोलन घोषित हुआ उसके अगले दिन ही सुबह सुबह सारे बड़े कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया, और तो सारे जो कांग्रेस के नेता उनको आपका अरेस्ट कर, एक मिनट मुझे जरा वॉइस क्लियर करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये आपके आंदोलनकारी जो नेता थे कांग्रेस के, बड़े बड़े नेताओं को आपका बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया, ठीक, 9 तारीख को ही। जितनी भी आपकी जो कांग्रेस वर्किंग कमिटीज़ होती थी, है ना, जो प्रांतीय स्तर पर या सेंट्रल स्तर पर, सभी कांग्रेस की जो समितियां होती थी, जो वर्किंग कमिटीज़ होती थी, ठीक है, उनको अवैध घोषित कर देगा। बोला कि भैया कांग्रेस की जो कार्य समितियां हैं, कांग्रेस वर्किंग कमिटीज़ हैं, वो सारी अवैध हैं, इलीगल हैं। देखो कितना बड़ा डिसीजन लिया सरकार ने ये, ठीक है। किसके अंदर लिया? आप पूछ सकता है कि किस कानून के अंदर। ये बहुत ही गहराई वाला क्वेश्चन हो जाएगा, सीडीएस वगैरह में आ सकता है मे बी। अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 में, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाए थे ना 1908 में, इसके तहत इन्होंने जो आपकी कांग्रेस वर्किंग कमिटीज़ हैं उनको अवैध घोषित कर दिया। मतलब जो कांग्रेस की कमिटीज़ हैं, रीजनल हो या नेशनल लेवल पे, वो सारी अवैध है, इन्होंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। बहुत बड़ी बात है। इन शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन की बागडोर युवा उग्रवादी तत्वों के हाथों में आ गई। अब देखो जैसे गांधी टाइप के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो शांति से चलो ऐसी वैसी बात करते हैं, उन सबको इन्होंने गिरफ्तार कर दिया 9 तारीख को, ठीक है, अगले ही दिन। तो अब जो आंदोलन है वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो अब नेता है, नेतृत्व तो आ जाएगा किसके हाथों में आ जाएगा? जो आपके उग्रवादी टाइप हैं, जो थोड़े मतलब हमला करो मारो इसमें विश्वास करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो शांतिपूर्ण तरीके से आपका आंदोलन चलाने नेता थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक। अब देखो इसका जो आपका विद्रोह फैला, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। एक तो जो जन विद्रोह था, जनता ने क्या क्या काम किए इस आंदोलन के दौरान। दूसरा एक अंडरग्राउंड आपकी एक्टिविटीज़ होती थी, भूमिगत गतिविधियाँ। भूमिगत गतिविधियाँ मतलब ये खुलेआम कुछ नहीं करते थे, छुप छुप के आपका लोगों को हथियार मुहैया कराते थे, छुप छुप के आपका रेडियो चलाएंगे कहीं छुप छुप के, ठीक है ना, और कहीं छुप छुप के ये आपके जो आंदोलनकारी हैं उनको हेल्प करेंगे, ठीक है। ये अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ कहलाएंगे आपकी, भूमिगत गतिविधियाँ, खुलेआम नहीं होंगी। और कुछ गतिविधियाँ खुलेआम होंगी, उनको अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे दोनों को। तो पहले देख लीजिए हम जो खुलेआम हुई, जन विद्रोह हुआ। जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण किया तथा सरकारी भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहराया। अब जो सरकार है, जैसे डीएम का ऑफिस हो गया, आपके सरकारी कुछ भी भवन है, उस पर बलपूर्वक आपका तिरंगा फहराया, ठीक है।
सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी, पुल उड़ा दिए गए, रेलों की पटरियां उखाड़ दी गई तथा तार एवं टेलीफोन की लाइनें काट दी गई। ये आंदोलन के अंदर हो रहा है जो उग्रवादी लोग कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षण संस्थानों में छात्रों ने हड़ताल कर दी, छात्रों द्वारा जुलूस निकाले गए, उन्होंने गैर कानूनी पर्चे लिखना, पर्चे, ठीक है, पर्चे लिखे जगह जगह उन्हें बांटने लगे तथा भूमिगत जो कार्यकर्ता थे उनको उनका संदेशवाहक एज ए संदेशवाहक काम किया। अब देखो उन्होंने क्या किया, जो अभी गैर कानूनी पर्चे मतलब जो इलीगल है पर्चे, कुछ लिख के भेज रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, कुछ लिख रहे हैं, पर्चे बना रहे हैं उनको जनता को भड़काने के लिए, उसको बांट रहे हैं। उसके अलावा जो अंडरग्राउंड गतिविधियाँ हो रही है, छुप छुप के गतिविधियाँ हो रही हैं, वो गतिविधियाँ करने के लिए कुछ जासूस टाइप के लोग चाहिए ना, संदेश एक जगह दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, उसका काम भी आपका जो है छात्रों ने किया उस समय पर, ठीक है। जो आपकी अंडरग्राउंड गतिविधियाँ हो रही थी, छुप छुप के गतिविधियाँ, उनके प्रमुख नेता कौन कौन थे, ठीक है, उनमें कौन कौन इंडल्स थे। राम मनोहर लोहिया आपके थे, जयप्रकाश नारायण आपके थे, आपके अरुणा आसफ अली थी, उषा मेहता थी। ये उषा मेहता बहुत इंपॉर्टेंट है, भी बताऊंगा क्यों। उसके बाद जो बीजू पटनायक हैं वो थे, बीजू पटनायक जो अभी नवीन पटनायक आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री, इनके पिताश्री थे बीजू पटनायक, ठीक है ना। छोटू भाई पुराणिक थे, ठीक है। सुचेता कृपलानी थी, सुचेता कृपलानी भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। आरपी गोयनका हो गई, ये भूमिगत गतिविधियों में अग्रणी नेता थे, जितने भी नाम लिए मैंने। पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे जो भूमिगत गतिविधियाँ होती हैं, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ होती थी, उसके मुख्य नेता कौन कौन से थे, ठीक है। जो उषा मेहता इंपॉर्टेंट क्यों है, इन्होंने उषा मेहता ने मुंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। अब खुलेआम ऐसा रेडियो स्टेशन तो अंग्रेज बनाने नहीं देंगे जिस रेडियो में आपका अंग्रेजों के खिलाफ बातें की जा रही, तो ये अंडरग्राउंड तरीके से गुप चुप करके रेडियो चलाती थी, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन भूमिगत गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, इन भूमिगत गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य यह होता था कि सरकारी भवनों, संचार तथा यातायात के माध्यमों तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले किए जाएं तथा जो व्यक्ति सरकार के समर्थक हैं या सरकार के लिए जासूसी करते हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। इनका ये मुख्य उद्देश्य रहता था, ठीक है। अब देखो एक और जो इंसिडेंट होता था जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ में, कि समानांतर सरकारें चलाई। समानांतर सरकारों ने पैरेलल गवर्नमेंट, इसका अर्थ क्या पहले ये समझो। जैसे आपका ब्रिटिश सरकार है ना, अभी भारत में ब्रिटिश आपका रूल कर रही है, लेकिन अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन कह रहे हैं तो हम एक तरीके से ये मान रहे हैं कि भैया हम इस सरकार को मानते ही नहीं, ब्रिटिश को। हम लोकली किसी जगह पर अपना खुद की सरकार चला रहे हैं, समझ लो। जैसे अभी की पर्सपेक्टिव में अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे सेंटर पर आपकी बीजेपी सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार है। अगर हम इनके खिलाफ आंदोलन करें तो मैं कहूँगा पिथौरागढ़ में बीजेपी सरकार नहीं है, यहाँ पर हम अपना ही सरकार चला रहे हैं। तो एक पैरेलल गवर्नमेंट, एक समानांतर गवर्नमेंट हम यहाँ पे चला रहे हैं लोकली। तो इस तरह की समानांतर आपकी जो सरकारें हैं वो भारत में भी जगह जगह पर चलाई गई। तो प्रश्न बनता है कि समानांतर सरकारें आपकी किस समय चली, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहाँ कहाँ पर चली, कितने समय के लिए चली, वो 2-3 जगह वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है ना। देश के कई स्थानों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। उसमें पहला है बलिया, ठीक है। बलिया में अगस्त 1942 में केवल 1 सप्ताह के लिए चली जो समानांतर सरकार थी। किसने चलाई, यहाँ चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। उनकी सरकार ने स्थानीय जिला अधिकारी, जो आपका डीएम होता है, के शासन के सभी अधिकार छीन लिए तथा जेल में बंद सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया गया। अब समानांतर सरकार, जैसे पिथौरागढ़ का एग्जांपल देता हूँ मैं अभी के पर्सपेक्टिव से। मैंने यहाँ की सरकार का जैसे भी सब, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है तो यहाँ का आपका जो एमएलए होगा वो भी बीजेपी का होगा, पूरी जो राज्य व्यवस्था है वो चल रही होगी अच्छे से। लेकिन मैं कहूँ कि यहाँ की जो सरकार है उसको नहीं मानते, हम अपनी सरकार चलाएंगे। तो यहाँ पर जितना भी सरकारी चीज़ है, जैसे आपका एसपी हो गया, डीएम हो गया, इन सबको मैं हटाऊंगा, कहूँगा ये हमारे बैठेंगे यहाँ पर। और फिर अगर मैंने अपनी सरकार यहाँ पर चला दी है तो मैं जेल में से जो भी बंदे लोग उनको छुड़वा भी सकता हूँ ना। तो यही काम किया गया उस टाइम पर, जितने भी आपके कांग्रेसी नेता थे बलिया में सबको छुड़वा दिया गया या छोड़ दिया गया, ठीक है। समानांतर सरकार पहली काम बलिया में चली। उसके बाद तामलुक, ये मैदानपुर में है, मैदानपुर पश्चिम बंगाल, दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चली यहाँ पर, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा सच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस इतना याद रखो यहाँ पर इतने समय तक चली। सतारा 1943 के मध्य से 1945 तक चली। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी, याद रखना। समानांतर सरकार में सबसे लंबे समय तक कहाँ, सतारा में चली है। यहाँ प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। यहाँ की जो समानांतर सरकार है उसका नाम क्या था, प्रति सरकार, ठीक है ना। वेरी गुड। ये सब तो मैंने बात कर ली कि जो आंदोलन किस प्रकार फैला, किस किस ने क्या क्या योगदान दिया। अब जो आंदोलन हो रहा है तो कुछ सरकार रिएक्ट तो करेगी।
तो जो आपका आंदोलन का सरकारी दमन देख लो, आंदोलन को किस प्रकार से दबाया गया है, किस प्रकार से ख़त्म करने की कोशिश की गई अंग्रेज़ों द्वारा। हालांकि मार्शल लॉ नहीं लगाया गया, जो आपका मार्शल लॉ होता है ना, मिलिट्री लॉ, ऐसा नहीं कि मिलिट्री लॉ लगा दिया जगह, हर जगह मिलिट्री घूम रही है, ऐसा नहीं किया गया। लेकिन सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर निर्णय पूर्वक लाठीचार्ज किया, ठीक है, निर्णय नहीं, इसको निर्मम होगा, निर्मम कर लेना, निर्मम मतलब बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े तथा गोलियां बरसाई, गोलियां चला दी, लगभग 10,000 लोग मारे गए। समझ कितने बड़े स्केल पर यह आंदोलन चल रहा है, 10,000 लोग तो ऐसे मर जा रहे हैं, ठीक। कई समाचार पत्रों पर पाबंदी लगा दी गई ताकि ये जो समाचार पत्र हैं अंग्रेजों के खिलाफ जहर न उगल सकें, एक तरीके से इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। सेना ने कई शहरों, कहीं नहीं कहीं होगा, कई शहरों को अपने नियंत्रण में ले लिया, सेना ने ले लिया, ठीक है। विद्रोही गांव, जहाँ जहाँ पर आपका सरकार के विद्रोह कर रहे थे जो गांव, उन पर भारी जुर्माना लगाया गया, बेटा अब तुम जुर्माना दोगे, तथा लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए, जो अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे थे उनको सार्वजनिक तौर से कोड़े मारे गए। अब कोड़े क्या होता है ये मत पूछना। अब ये तो था आपका जो आंदोलन में सरकार ने किस प्रकार से दमन किया इस आंदोलन का, ठीक। अब ये अंतिम पोर्शन है, इसमें हम देखेंगे जो भारत सरकार आंदोलन था उससे आखिर हमें हासिल क्या हुआ, उसकी इम्पोर्टेंस क्या, उसका मूल्यांकन करेंगे एक तरह से, ठीक है ना। तो देखो जो भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य केंद्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र और कर्नाटक थे। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े स्केल पर यह आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। जो छात्र थे, मजदूर थे एवं कृषक थे आंदोलन की रीढ़ थे, जबकि उच्च वर्ग एवं नौकरशाही आंदोलन के तटस्थ बनी रही। मतलब देखो जो आंदोलन था ना, इस आंदोलन में जो छात्र थे, मजदूर थे, कृषक थे, इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन जो आपके थोड़े अमीर लोग हैं, जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं, वो लोग दूर दूर ही रहे थे, मतलब उतना ओपनली इसमें इंडल्ज नहीं हुए थे, ठीक है। इसमें प्रश्न बनते हैं आपके, जैसे सीडीएस में पूछ लेगा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है उससे रिलेटेड कौन सा कथन या कौन सा आपका जो सेंटेंस दिया हुआ वो सही है, तो उसमें लिख देगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में आपका उच्च वर्ग भी सम्मिलित था, तो आपको गलत करना पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं था, ठीक। सरकार के प्रति निष्ठा रखने वाले तत्वों को आंदोलनकारियों ने देशद्रोही माना। जितने भी आपके जो सरकार के प्रति जो सिंपैथी रख रहे थे किसी प्रकार को, उनको देशद्रोही माना गया। आंदोलन से यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत पर अब और अधिक शासन करना संभव नहीं है। ये इतने बड़े स्केल पर आंदोलन हुआ था, सोचो आप 10,000 लोग तो मारे गए थे इस आंदोलन में, जेल गए, कितनों को गिरफ्तार किया वो तो दूर की बात है, तो लाखों में होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब जब ये आंदोलन हुआ तो इससे एक बात तो प्रूफ हो गई कि भैया जो है भारतीयों, अगर भारतीय नहीं चाह रहे हैं तो ज़बरदस्ती उन पर कोई चीज़ थोपी नहीं जा सकती, कि आप ऐसा नहीं कि आप दबाओगे हमें, दबाए रहोगे, हम सुनते रहेंगे। अब तो करो या मरो का नारा दे दिया हमने, मतलब आप छोड़ोगे या तो हम मरेंगे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि स्वतंत्रता संघर्ष के एजेंडे में भारत की तुरंत आज़ादी दिए जाने की मांग को सम्मिलित किया गया था। अब देखो अभी तक हम क्या कह रहे थे इनसे, हमें स्वतंत्रता दो, पूर्ण आज़ादी दो, पूर्ण आज़ादी दो, लेकिन ये नहीं मान रहे थे, कहते डोमिनियन स्टेट्स देंगे। अब हमने कहा बेटा अब पूर्ण आज़ादी दोगे, अभी दो, हमने कहा इमीडिएट दो। अब जो हमारा आंदोलन का उद्देश्य अभी तक क्या था कि हमें स्वतंत्रता दो, थोड़ा टाइम लेके, मतलब आराम से दो, जब भी देते हो, लेकिन हमें पूर्ण स्वतंत्रता दो। लेकिन अब हमने आंदोलन में शामिल कर दिया क्या, हमें स्वतंत्रता चाहिए, तुरंत चाहिए, अभी दो, भारत छोड़ो कह दिया ना हमने, ठीक है। ये इसका मेन आपका उपलब्धि थी, एक तरीके से भारतीयों ने ये डिमांड करनी शुरू कर दी है। तो ये था आज का वीडियो, कहीं पे समझ नहीं आया तो पूछ लेना, बाकी रिवाइज करते रहो, लिखते रहो।